हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आइए हम लेक्चर 2 में देखते हैं। यहाँ से हम अपना लेक्चर बढ़ाते हैं आगे की तरफ। हमने अध्याय 1 चैप्टर 1 को देख रहे थे। हम अतीत के बारे में पता लगा रहे थे कि हमारे लोग कैसे रहते थे और क्या क्या वो लोग कैसे अपनी जीवन यापन करते थे, और ये सब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हुई थी हम लिए थे। और आगे हम बढ़ते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए, इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। देखिए, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग जो होते थे उनके समूह को कहा जाता था, भारत कहा जाता था, उन इसलिए प्रयोग किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है गाइस, तो देश का नाम हमारा इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व में उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट से कौन से आए थे? ईरानियों और यूनानी ने सिंधु का हिदोस अथवा इंदोस की और उन्होंने इंडिया नाम, भारत नाम इंडिया कहा था, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं? देखिए गाइस, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना, जो अतीत में मतलब पुस्तक लिखी गई है, और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। देखिए गाइस, पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है, और यही पांडुलिपि है जिसको बताया जा रहा है कि आप अतीत को जानना चाहते हैं तो पांडुलिपि एक पुस्तक के रूप में होता था, जिसको हाथ से लिखा जाता था। उसको आप पढ़कर अतीत की जानकारी ले सकते हैं। तो पांडुलिपि के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स अर्थ क्या होता है? देखिए, मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से। ठीक है गाइस, मेन्यू शब्द, लेकिन शब्द मेन्यू। देखिए, मेन्यू हाथ से, और स्क्रिप्ट का मतलब जानते हैं जो लिखा जाता है, जो भी कहानी स्टोरी हो तो हाथ से लिखी जाने वाली। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। देखिए गाइस, हमने यहाँ पे क्या देखा? अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत के बारे में जानने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस समय की पुस्तक को पढ़ना और देखना, ढूंढना, उससे हमको पता लगेगा। तो उस समय पुस्तक कैसे होती थी? जिसको पांडुलिपि कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। और मैन्यू मीन्स, मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो लिखा जाता है, जो भी स्टोरी। तो हाथ से जो लिखी गई, और वो किस पे लिखा जाता था? ताड़पत्र यानी ताड़ की पेड़ों, जो कि हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से लिखी जाती थी। देखिए गाइज, यही क्या है? ये पांडुलिपि है। ये जो येलो कलर की दिख रही है आपको, ये पांडुलिपि है। कौन सा? मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 मिनट। हाँ, ये दिस इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट गाइस। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ताड़ के जो पत्ते, ताड़ का पेड़ होता था, उसके पत्तों को अलग अलग काटकर एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ये एक पांडुलिपि। तो अतीत के बारे में जानने के लिए पहला हमारा चीज़ हो गया पांडुलिपि, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट से जान सकते हैं। ठीक है गाइस, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। देखिए, ये ये पांडुलिपियाँ जो होता था, ये टेम्पल और विहारों में प्राप्त होती थी। ठीक है गाइस,
इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों और राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती थी। तो आपसे पूछा जाए मैन्यूस्क्रिप्ट में दरअसल क्या मिलती थी, तो इसमें धार्मिक मान्यताओं और व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान के संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इसमें मिलती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख मीन्स इंस्क्रिप्शन। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। एक तो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट देखा जो कि ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था। दूसरी एक इंस्क्रिप्शन होता है जो कि हार्ड सरफेस पे जैसे धातु या पत्थर पे क्या किया जाता था, लिखा जाता था। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देखिएगा, हमने मैन्यूस्क्रिप्ट देख लिया, पांडुलिपियाँ। दूसरा अभिलेख इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पे क्या होता था, लिखवाया जाता था। वो भी शासक लिखवाते थे वो अपने आदेश को, जिससे क्या होता था कि उनके पब्लिक जो होते थे उसे देखते थे और फॉलो करते थे। और कई बार तो राजा क्या करते थे, जिसमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण यानी उस पर दर्शवाते थे। उदाहरण के लिए शासक बहुत जितनी भी लड़ाई करवाते थे उसके बारे में उस पर लिखवाते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 यानी अध्याय 7 में हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। वहीं अशोक जिन्होंने क्या किया करवाया था, ये इंस्क्रिप्शन को उत्कीर्ण करवाया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। देखिए, यूनानी और अरामेइक दोनों भिन्न भाषा में। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ था? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कठोर सतह पे हम लिखवाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है और क्या क्या कठिनाई आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं। इसमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो देखिए, एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट की तरह मतलब वो खुदाई करते हैं और देखते हैं कि जैसे हड्डी मिला तो क्या खाते थे, चिड़िया खाते थे, मछली खाते थे या जो भी, उससे पता लगाया जाता है कि पुराने लोग। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद तो सॉरी गाइस, ये हम थोड़ा सा सॉरी इसके लिए ये नहीं बोल पा रहा हूँ। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पूर्ण निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में
कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए गाइस, मेनली हम इस चैप्टर में ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अतीत में हमारे लोग कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। अगर हम बोल रहे हैं 100 साल पहले की कोई बात, तो उसको कैसे पता लगाएंगे कि 100 साल में ऐसे लोग रहते थे, ऐसे करते थे, ऐसे खाते थे। तो उस चीज़ को जानकारी के लिए हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ा, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, वो कैसे बनती है, उस पर कैसे लिखी जाती थी, कैसे राजाओं ने लिखवाते थे और टेम्पलों या विहारों में रखा जाता था। उसी तरह हमने इंस्क्रिप्शन जो कि हार्ड सरफेस पे लिखवाया जाता था, तो वो सब चीज़ के बारे में हमने पढ़ा इस वीडियो में। तो ये चीज़ अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी बहुत सारे। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, यानी कि अतीत में भी ऐसे होते थे। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। देखिए गाइस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम अतीत में जानने के लिए उत्सुक तो हैं, तो क्या हम सबको जान सकते हैं? तो सबको नहीं, लेकिन जो राजा होते थे वो क्या करते थे, जो अपने विजय यानी जो भी लड़ाई लड़ते थे उस चीज़ का भी लेखा जोखी रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को पढ़ लेते हैं या जान सकते हैं। लेकिन शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक या पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब यानी कि जो हम डेट जो लिखते हैं आजकल या पुरानी डेट जैसे आती है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए यहाँ पे समझते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए, ईसा मसीह जो थे उनके जन्म से की जाती है क्या ये जो हमारा वर्ष की गणना। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद। देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। नॉर्मली ये ले लीजिए ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए 0, ठीक है गाइस। ये 2000 बाद का है, इसको BCE बोल दीजिएगा, ठीक है गाइस। और इसको CE बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। आइए मैं यहीं से आपको समझा रहे हैं, इसको जब तक हटाइए। 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्वी होता है, जिसको ईपू यानी कि शॉर्टकट में बोलते हैं ईसा से पहले, ईस्वी पूर्व के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे दे रहा है कि जो हमारे पुस्तक है वो 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो गाइस, तिथियों का मतलब मेनली इसमें समझाया जा रहा है कि हम जब तिथियाँ के बारे में बात करते हैं तो हम 2000 जैसे बताते हैं, तो 2000 जो भी हम गणना करते हैं ईस्वी वर्ष की, वो हम ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए, एक तो जन्म हुई उसके बाद, और एक मरने से पहले और एक मरने के बाद, ठीक है गाइस। एक को बोलते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा, एक को बोलते हैं कॉमन एरा। इसको मैं बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जब तक कि यहीं तक। सॉरी गाइस, और थैंक यू सो मच गाइज़। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, और आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।